वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय साद अनवर। तो जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ़िज़िक्स का, क्वांटम मैकेनिक्स का, फ़िज़िकल केमिस्ट्री का, क्वांटम केमिस्ट्री का। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी ये वीडियो लेक्चर देखने से पहले आप मेरा एक प्रीवियस वीडियो लेक्चर एप्लीकेशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन टू हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम लाजमन देखें, क्योंकि जो इक्वेशन आज डायरेक्ट हम इसमें यूज़ करेंगे वो इक्वेशन हम डराइव कर चुके हैं, उन इक्वेशन पर हम बात कर चुके हैं। वो इक्वेशन जो आज हमने यहाँ यूज़ करनी है वो इक्वेशन पहले हम देख चुके हैं इन एप्लीकेशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आपने उस वीडियो को पहले देखना है फिर ये वीडियो देखनी है, तो आपको इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे समझ आएगी। चलो चलते हैं। डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। द 5 इक्वेशन इज़ जनरली रिटन एज। ये 5 इक्वेशन कहाँ से आई? उसी वीडियो से आई जिसमें हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हमने बहुत सारे इक्वेशन के साथ खेला। द 5 इक्वेशन इज़ जनरली रिटन एज दिस। इसको हम चेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। 1/5 डबल डेरिवेटिव 5/5 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 का नंबर दे दिया। इक्वेशन 1 इज़ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन 1 इज़ सेम फॉर्म ऑफ द वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन ए बॉक्स। जब हमने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन 1D बॉक्स की डेरिवेशन की थी तो वहाँ उसमें हमारे पास ये एक इक्वेशन आई थी। ये भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इक्वेशन 1 भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस इक्वेशन का जो सलूशन था वही इक्वेशन 1 का सलूशन होगा। अब हम इक्वेशन 1 का सलूशन लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन। इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन, सलूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज़ फाई इज इक्वल टू a sin फाई प्लस b cos फाई। इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। ये इक्वेशन 2 सलूशन है इक्वेशन 1 का मैथमेटिक्स में। अच्छा, इन ऑर्डर फॉर ए वेव फंक्शन टू बी एक्सेप्टेबल, अगर हम अपने वेव फंक्शन को एक्सेप्टेबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक कंडीशन है, इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। वो कंडीशन क्या है कि वेव फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड लाने के लिए, इस कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए, टू फुलफ़िल दिस कंडीशन द फंक्शन फाई शुड हैव सेम वैल्यू फॉर फाई इज इक्वल टू 0। फाई क्या है? एजीम्यूथल एंगल। जब एजीम्यूथल एंगल 0 हो और जब एजीम्यूथल एंगल की वैल्यू 2 पाई हो तो उस वक्त फाई की वैल्यू सिंगल वैल्यू होना चाहिए। फाई सिंगल वैल्यू होना चाहिए क्योंकि दीज आर आइडेंटिकल एंगुलर पोजीशन। क्योंकि फाई 0 हो या फाई 2 पाई के बराबर हो, ये एक ही बात है। कैसे? ये हमारे पास एक सर्कल है, इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ फाई होगा 0, यहाँ फाई होगा π/2, यहाँ फाई होगा पाई, यहाँ फाई होगा, फाई की वैल्यू होगी 3π/2। और यहाँ जब हम यहाँ आएंगे यहाँ फाई की वैल्यू क्या होगी? सर्कल कंप्लीट होगा, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2π। इसका मतलब है ये एक ही पोजीशन है जिस पे फाई की वैल्यू 0 है, ये एक ही पोजीशन है जिस पे फाई की वैल्यू 2π है। ये सेम आइडेंटिकल एंगुलर पोजीशन है। तो हम यही कह रहे हैं कि फाई चाहे 0 हो चाहे फाई 2π हो, फंक्शन फाई की सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, हमने ये बात की कि या तो फाई बराबर हो 0 के या फाई बराबर हो 2 के, और दोनों आइडेंटिकल एंगुलर पोजीशन हैं। फॉर द केस ऑफ फाई इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन 2 जो हमने पीछे इक्वेशन 2 लिखी थी, उस इक्वेशन 2 में फाई की जगह पे 0 पुट कर दीजिए तो इक्वेशन की ये शेप बन जाएगी। अब हम जानते हैं कि जो साइन 0 होता है, कॉज 0 1 होता है, तो इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ से b आ जाएगा। ये सारा फैक्टर 0 के बराबर हो जाएगा। और फाई जो कि फंक्शन है
फाई जो कि फंक्शन है फाई का, और फाई की जगह पे हमने ज़ीरो पुट कर दिया और ये बराबर हो गया बी के। ये इक्वेशन 3 बन गई। जब फाई होगा 2 पाई के बराबर, पहले फाई को पुट किया 0, अब फाई को पुट करें 2 पाई के बराबर, तो वी गेट इक्वेशन 2 में फाई की जगह पे 2 पाई पुट कर दें तो इक्वेशन की ये शेप बन जाएगी। इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दीजिए। एज द वैल्यू ऑफ ए फाई मस्ट बी सेम अंडर बोथ कंडीशन। हम ये बात कह चुके हैं कि दोनों कंडीशन में, चाहे फाई 0 हो चाहे फाई 2 पाई हो, फाई की वैल्यू सेम होनी चाहिए ताकि हमारा वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल हो सके। सो इट बिकम्स नेसेसरी। अच्छा, एज द वैल्यू ऑफ फाई मस्ट बी सेम अंडर बोथ कंडीशन, तो क्या ज़रूरी है कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 बराबर हों ताकि फाई की एक वैल्यू आए। हमने इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को बराबर कर दिया तो बन गया b इज़ इक्वल टू a sin m 2 पाई प्लस b cos m 2 पाई। ये इसको कह दिया इक्वेशन 5। इन इक्वेशन 5 इसको हम आइडेंटिटी भी कह दें कि ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन ट्रू कब होगी? b कब बराबर होगा इस सारे फैक्टर के, या ये सारा फैक्टर कब बराबर होगा b के, b कब बराबर होगा इस सारे फैक्टर के। इक्वेशन 5 कब ट्रू होगी? अगर इक्वेशन 5 में ये जो स्मॉल m है या तो ये ज़ीरो हो या स्मॉल m की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर हो, यानी कि प्लस माइनस 1 2 3। कैसे चेक कर लीजिए, इस m की जगह पे 0 पुट कर दीजिए तो ये सारा फैक्टर हो जाएगा 0। इस m की जगह पे 0 पुट कर दीजिए तो ये सारा फैक्टर हो जाएगा 1 और यहाँ से सिर्फ आएगा b इज़ इक्वल टू b। इक्वेशन 5 ट्रू हो गई। या आप m की जगह पे +2 पुट कर दीजिए। +2 पुट कर देने से जब साइन लेंगे इसका तो ये +2 पुट करेंगे m की जगह पे तो 4 हो जाएगा, 2 × 2 4, और जब इसका साइन लेंगे तो भी इससे 0 आएगा। इधर m की जगह पे आप +2 पुट कर दीजिए, 2 × 2 4, और जब आप cos 4 पाई की जगह पे 180 ये एंगल लेंगे तो इससे हमारे पास 1 आएगा, यानी कि b आएगा, b इज़ इक्वल टू b। ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगी। द सोल्यूशन ऑफ फाई इक्वेशन इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो फाई इक्वेशन है इसका सलूशन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। वो सलूशन क्या है जो हमने इक्वेशन 6 में लिखा? फाई इज़ इक्वल टू सी ई रेज़ टू पावर प्लस माइनस आयोटा m इंटू फाई। इसमें क्या है? c एक कांस्टेंट है, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है जो √-1 के बराबर होता है। अगर हम इक्वेशन अगर हम इक्वेशन 6 में इस c की वैल्यू को निकालना चाहें, c की वैल्यू को निकालना चाहें तो हमें c इस तरह सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमारा वेव फंक्शन फाई नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हो जाए। दोबारा सुने मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि इक्वेशन 6 में जो कांस्टेंट c है, अगर हम इसकी वैल्यू को इवेल्यूएट करना चाहें तो हमें कांस्टेंट c की वैल्यू को इवेल्यूएट करने के लिए हमें c को इस तरह से सेलेक्ट करना होगा। वी मस्ट सेलेक्ट c इन सच अ वे कि जो वेव फंक्शन फाई है ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हो जाए। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन एक अलग से कॉन्सेप्ट है। फॉर अ टाइम बीइंग आप ये कह लें कि उसकी जो लोअर लिमिट है 0 कर दें, अपर लिमिट 2 पाई कर दें, और फाई लिखें एक बार, फिर फाई लिखें विद स्टेरिक, फिर डी थीटा, और इसको बराबर कर दें 1। जब इसको बराबर करेंगे 1 के तो इसे हम कहेंगे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड करना हो तो हम इसे मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, ऐसा ये लिखा हुआ है। अब हमने क्वेश्चन 6 में ये कहा कि ये फाई बराबर है इसके, तो इस फाई की जगह पर हमने ये लिख दिया, और इस फाई स्टार की जगह पे हमने ये लिख दिया सी स्टार डी फाई इज़ इक्वल टू 1। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, अपनी सहूलत, अपनी आसानी के लिए हमने सी स्टार की को भी सी कह दिया और इसको भी सी कह दिया। अपनी सहूलत के लिए सी स्टार को भी सी कह दिया, और इस तरह इक्वेशन बन गई। अब सी स्क्वायर हो गया, यहाँ बेस सेम थी तो पावर ऐड कर दी डी फाई। अब देखें ई
आयोटा एम फाई माइनस आयोटा एम फाई, तो ये ए ज़ीरो हो गया और ए ज़ीरो होता है 1। तो इस तरह ये इक्वेशन आ गई। अब हमने इसका इंटीग्रल लिया, जब इसको इंटीग्रल सॉल्व किया तो ये हमारे पास ये फैक्टर बन गया जिसकी लोअर लिमिट्स थी 0, अपर लिमिट्स थी 2 पाई। हमने लिमिट्स पुट की, अपर लिमिट्स 2 पाई माइनस 0, लोअर लिमिट पुट की, तो ये हो गया सी स्केयर 2 पाई 1 सी स्केयर 1/2 पाई सी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट। ये इक्वेशन 7 बन गई। इक्वेशन 7 को इक्वेशन 6 में पुट कर दिया तो इक्वेशन 8 बन गई। इक्वेशन 8 में जो m है ये इसकी वैल्यू 0 होगी या +-1 होगी या +-2 होगी। इट इज़ क्लियर डैट, इस इक्वेशन 8 को देखकर हमें क्या पता चलता है, इक्वेशन 8 हमें क्या बताती है। इट इज़ क्लियर डैट द फॉर्म ऑफ phi function depends on the value of m. Integer m is called magnetic quantum number. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है क्या, बताता क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। जब भी हम किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस एटम का इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा है ये बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट टेल्स बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमिन्स ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। हाँ, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स भी बताता है। क्या? द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, वो मुख्तलिफ वे जिसमें कोई ऑर्बिटल ख़ुद को अरेंज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच ए ऑर्बिटल S, P, D या F in the presence of magnetic field can be arranged in space along x, y या z axis। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये डेरिवेशन थी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। इसको मैंने एक एक स्टेप करके किया। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको इसमें से कुछ ना समझ आए, कोई चीज़ आप मुझसे कहना चाहें तो इसी वीडियो लेक्चर के हवाले से नीचे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड पे मेरा ना कॉन्टैक्ट नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर है, फेसबुक है, तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। मुझे अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।